दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 8 कवर करने जा रहे हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, कौन सा वायरल डिजीज है। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स। रिकेट्स जो है बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, है ना, विटामिन डी की कमी से। यहां मैंने नीचे तीर मार दिया, यानी कि विटामिन डी की कमी से। सिफिलिस, सिफिलिस जो है एक यौन संचारित बीमारी है और ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगर हम खसरा की बात करें तो खसरा ये वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। और एक टीका है जिसका नाम है मिजल मम्स रुबेला, शॉर्ट में MMR वैक्सीन बोलते हैं, MMR वैक्सीन, मिजल मम्स रुबेला। देखो मिजल मम्स रुबेला ये तीनों ही वायरल डिजीज हैं, तीनों ही विषाणु जनित बीमारियां हैं और इन तीनों के लिए एक कॉमन वैक्सीन है, ये MMR वैक्सीन, मिजल मम्स रुबेला वैक्सीन। बेरी बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग जो है होता है। हमसे वायरल डिजीज के बारे में पूछा गया था तो खसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खसरा को इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। कहा आपसे यह गया है 20 ओम के दो रेजिस्टर्स हैं, प्रतिरोधक हैं, जो एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में लगे हुए हैं और इन दोनों के साथ एक 10 ओम का प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ये पूरा ऐसा एक सर्किट आपको दिया गया है। समतुल्य प्रतिरोध बताइए। देखो 20-20 का समतुल्य जो है, 20-20 का समतुल्य जो है 10 हो जाएगा, 20-20 का समतुल्य 10 हो जाएगा। मान लीजिए कि संख्या में n प्रतिरोधक हैं, n रजिस्टर्स हैं, संख्या में n रजिस्टर्स हैं और सारे का जो प्रतिरोध है वो एक समान ही है, सारे का प्रतिरोध एक समान ही है, तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा अगर हम समानांतर क्रम में लगाते हैं तो R बटे में n आएगा, R बटे में n आएगा। यहां पर देखो तो संख्या में तो दो ही प्रतिरोधक हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और सारे का प्रतिरोध जो है 20 ओम है, तो यहां से समतुल्य कितना आ जाएगा, 20 बटे में 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो 20-20 का समतुल्य जो है 10 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के बदला हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों का समतुल्य 10 आएगा और ये 10 हमारे पास पहले से था। अब कुछ ये सिचुएशन बना है, अब ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में लगा होता है तो बहुत ही आसान है, सिंपली जोड़ दो। ठीक, तो 10 + 10 जो है 20 ओम हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। चाहे अमोनिया को आप कहीं से भी प्राप्त कर लो, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यानी कि उसके द्रव्यमान के बीच जो रेशियो होगा वो 14:3 का होगा। देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1 होता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स है तो 3 हो जाएगा, 14:3। तो जब हम एक यौगिक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, तो उनमें जो आपके तत्व उपस्थित होते हैं वो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। चाहे आप किसी भी स्रोत से उस यौगिक को प्राप्त कर लो, चाहे किसी ने भी बनाया हो, अमोनिया जब भी आपको दिखेगा तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो आपको यही मिलेगा। ये यौगिक की खासियत है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। देखो इंसुलिन के बारे में हम लोग ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय में जो बीटा सेल है, जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन जो है सिक्रीट करती है, वो इंसुलिन सिक्रीट करती है और ये इंसुलिन का काम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड में जो शुगर होता है ग्लूकोज, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इससे जो हमारा ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहता है। अच्छा, वापस से ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम जो है ग्लूकागन करता है, ग्लूकागन करता है। ये भी अग्नाशय का ही हार्मोन है और ये हार्मोन जो है अल्फा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अल्फा सेल, अग्नाशय की जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागन को सिक्रीट करती है। ठीक, थायरोक्सिन की बात करें तो हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है, हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। थायरोक्सिन को ना T4 हार्मोन भी कहा जाता है, T4 हार्मोन भी कहा जाता है। और थायरोक्सिन जो है ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं,
फैट्स होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होता है। थायरोक्सिन का रोल जो है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में रोल होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के बनने टूटने में इनका रोल होता है। किसका? थायरोक्सिन का। और थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा नामक रोग हो जाता है। एड्रीनालिन, यहाँ एड्रीनालाइन लिखा हुआ है लेकिन एड्रीनालिन होता है, ठीक है। जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है एड्रीनालिन हार्मोन। अच्छा, ये जो एड्रीनालिन हार्मोन है इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। जब आप इमरजेंसी के सिचुएशन में होते हैं, स्ट्रेस के सिचुएशन में होते हैं, तब ये हार्मोन आपके बॉडी में सिक्रीट होता है ताकि आप उस सिचुएशन से फाइट कर सकें। जैसे आप घर में बैठे हैं और भूकंप आ जाए तो आप एक स्ट्रेस के कंडीशन में चले जाएंगे, उस समय उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए जो है ये हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होता है, इसीलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है। किससे सिक्रीट होता है? कौन सिक्रीट करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। संख्या में 2 होती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक। अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं तो ये प्लांट हार्मोन है। ये प्लांट हार्मोन है और इसका काम होता है कोशिका को एलोंगेट करवाना, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करवाना, ठीक। ये ऑक्सिन का रोल होता है और ऑक्सिन की उपस्थिति के कारण पौधे जो है प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक प्लांट था और ये ऐसे प्रकाश की दिशा में, मान लीजिए कि यहाँ पर सन है, प्रकाश की दिशा में जो है प्लांट झुक जाता है। ऐसा होता है ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ का गलनांक बिंदु है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें केल्विन में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 273.15 जोड़ सकते हैं, तो 273.15 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। 273 हमारा आंसर हो जाएगा। जो एग्जैक्ट होता है वो 273.15 होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो क्या करेंगे, इसमें 273.15 जोड़ देंगे तो 373.15 केल्विन हो जाएगा। आपने सुना होगा परम शून्य तापमान यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमान संभव नहीं है। ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, ये न्यूनतम संभव ताप है, इससे कम ताप संभव नहीं है। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? अगर हम हाइड्रा की बात करें तो इसमें होता है मूकुलन, बडिंग होता है ना, मूकुलन। और इसमें पुनर्जनन भी होता है, रीजेनरेशन भी होता है, ठीक। हाइड्रा में मूकुलन होता है और पुनर्जनन भी होता है। प्लेनेरिया की बात करें तो इसमें पुनर्जनन होता है। खमीर की बात करें तो इसमें बडिंग होता है। ये एक कोशिकीय कवक है ना, बडिंग बोले तो मूकुलन, ठीक। स्पैरोगारा की बात करें तो इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। स्पैरोगारा जो है ये ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है, इसमें होता है खंडन, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो डी हमारा राइट आंसर। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? जैसे पाचन के अंत में ग्लूकोज प्राप्त होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज क्या है, अपने आप में केमिकल कंपाउंड है जिसमें कि केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? एक वस्तु है
जिसका द्रव्यमान जो है वो 3 किलोग्राम है और इस पर एक फोर्स लगाया जाता है, 21 न्यूटन का। तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, बताना है ये त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। 21 न्यूटन दिया हुआ है एसआई मात्रक में, द्रव्यमान हमें एसआई मात्रक में दिया हुआ है, तो त्वरण हमें एसआई मात्रक में ही मिलेगा। तो त्वरण बराबर हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण है, जो बल है, ये दोनों ही सदिश राशि है। जो द्रव्यमान है अदिश राशि है। तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी हमारा राइट आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान है, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको बताना है ना, फॉर्मूला यूनिट मास आपको बताना है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 40 U होता है। U का मतलब यूनिफाइड मास, आप चाहो तो AMU लगा सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर संख्या में 2 है तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 U। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या में 2 है तो यहाँ पर 2U हो जाएगा। तो 40 U है, 32 U है और 2U है। इन सारे को जोड़ना है, ठीक, इन सारे को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 74 U, डी हमारा आंसर। एथनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है, एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड हम लोग बोलते हैं CH3COH को। इसी को कहा जाता है एसिटिक एसिड, जो कि सिरके में होता है। उसके बाद ये जो है एथनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है। पहला सदस्य होता है मेथनोइक एसिड, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक एसिड, जो कि चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर एसिटिक एसिड हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है ना, कहाँ रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1। कितने आवर्त हैं, कोषों की संख्या क्या है इसमें, कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, 1 2 3, 3 सेल्स हैं। जो पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, जो तीसरा कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कोषों की संख्या बराबर आवर्त संख्या होती है ना, कोषों की संख्या बराबर आवर्त संख्या। तो आवर्त संख्या 3 का तत्व है ये, ठीक, आवर्त 3 का तत्व है। उसके बाद देखो, अगर बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। अगर बाह्यतम कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। अगर बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप नंबर बताने के लिए 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ करके जो होगा वो लिख देना है आपको। मान लीजिए बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 10 जोड़ करके 3 लिखेंगे तो ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा। लेकिन मान लो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। यहाँ पर बाह्यतम कोष में 1 है इलेक्ट्रॉन तो समूह संख्या 1 का तत्व है, समूह संख्या 1 का तत्व है और आवर्त संख्या 3 का तत्व है। वैसे तत्व है कौन सा, 2 8 1, 2 8 10 और 1 11। 11 एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का होता है। तो ये जो तत्व है ये सोडियम है ना, सोडियम है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो H = I² RT होता है फॉर्मूला हमारे पास। अगर हम इस R को आधा कर दें, R/2 कर दें, तो ये जो ऊष्मा है, ऊष्मीय ऊर्जा है ना, ऊष्मीय ऊर्जा है, यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हीट एनर्जी है, जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो भी आधी हो जाएगी। तो बी हमारा आंसर। यदि किसी लवण का pH मान 0 है, pH मान 0 है,
जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्ट है वो हाईली एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है ना। तो एसिडिक सॉल्ट है तो सीधी सी बात है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, मजबूत अम्ल होगा और कमजोर क्षार होगा। सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ये हमारा आंसर। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यह है दांत की परत। दांत की परत जिसे कहा जाता है एनामेल। एनामेल जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर पार्ट है ना, सबसे कठोर पार्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा एनामेल। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू आपसे पूछा जाता है, यानी कि ऊतक आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हड्डी। ठीक, हड्डी। अच्छा, हमारे बाल में, हमारे त्वचा में और हमारे नाखून में, नेल में एक प्रोटीन पाया जाता है जो काफी हार्ड प्रोटीन होता है। उसका नाम क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, हमारे बाल में, हमारे त्वचा में और हमारे नाखून में जो है केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक, केराटिन प्रोटीन ये हार्ड प्रोटीन होता है ना, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है जो मजबूती देता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नी कैप को हम लोग पटेला भी बोलते हैं, यानी घुटने की हड्डी है। ये दो घुटने हैं, दोनों घुटने के ऊपर जो है एक एक नी कैप है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? ये जो है ये गति का पहला समीकरण है जो कि वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। ये गति का दूसरा समीकरण है जो स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है। ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है। ये तीसरा समीकरण है जो स्थिति और वेग के बीच संबंध को बताता है। ये तीसरा समीकरण है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। गति के 3 समीकरण होते हैं और ये समीकरण है। आप याद रखिएगा पहला समीकरण कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। डायरेक्ट एग्जाम में आता है गति का दूसरा समीकरण कौन है, तो आपको ये वाला आंसर करना है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अगर हम चाहते हैं कि वक्रता केंद्र क्या बोल रखा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उल्टा होता है, समान साइज का होता है। तो वक्रता केंद्र पर मान लीजिए अगर वस्तु को आप फोकस पर डालते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो जो इमेज बनेगा वो अनंत पर बनेगा, है ना। इमेज जो है अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मान लीजिए वक्रता केंद्र से परे है, ये वक्रता केंद्र है ना, इधर अगर आप ऑब्जेक्ट को डालते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर डालते हो तो प्रतिबिंब जो है यहां पर बनेगा। ठीक, जो इमेज है वो सी और एफ के बीच बनेगा। अगर आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच डालते हो, यहां पर अगर आप वस्तु को डालते हो, अगर आप यहां पर वस्तु को डालते हो, वैसे केस में इमेज जो है सी से परे बनेगा, है ना, सी से परे बनेगा। मीन्स अगर आप इधर वस्तु डालते हो तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, अगर आप इधर वस्तु डालते हो तो प्रतिबिंब जो है यहां पर बनेगा। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? बच्चे का लिंग, सेक्स किससे निर्धारित होता है? तो जो फादर होता है, फादर के साइड से जो स्पर्म आता है वो 2 तरह के होते हैं। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं, यानी कि 50% बोल सकते हो आप, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम X होता है, और 50% ऐसे होते हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम Y होता है। वहीं अगर हम मदर की बात करें तो यहां से जो एग मिलता है उसमें केवल और केवल X जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब निषेचन हम जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच में होता है। तो मान लीजिए जिस शुक्राणु के पास X क्रोमोसोम है वो आकर के इस अंडे के साथ निषेचित होता है,
जिस शुक्राणु के पास एक्स क्रोमोसोम है वो अगर निषेचन करता है इस एग के साथ, तो बच्चे में जो सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वो एक्स एक्स होगा, और ऐसे में जो बच्चा जो पैदा होगा वो अपने आप में एक फीमेल होगी, है ना, शी होगी। अगर मान लीजिए वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु आकर के निषेचन करता है इस एग से, तो जो बच्चे में सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वो एक्स वाई जाएगा, और एक्स वाई जाएगा मतलब वो पुरुष बच्चा होगा। तो गुणसूत्र से डिसाइड होता है, और गुणसूत्र में भी किसके गुणसूत्र से, तो पिता के गुणसूत्र से, क्योंकि पिता के पास जो है दोनों टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, माता के पास तो केवल एक्स सेक्स क्रोमोसोम है। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है, तो खीरा जो है यूनिसेक्सुअल है। खीरा के अंदर जो फूल होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि एक लिंगी होता है। तरबूज के अंदर भी यूनिसेक्सुअल, पपीता के अंदर भी यूनिसेक्सुअल, सरसों बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल के अंदर आप एक और याद रखना, हिबिस्कस। ये एनसीईआरटी क्लास 10th में दिया हुआ है हिबिस्कस, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जो सरसों है, सरसों का जो फूल होता है, हिबिस्कस का जो फूल होता है वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ कि एक ही फूल के अंदर जो है मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, नर जनन अंग भी होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। यूनिसेक्सुअल वाले में क्या होगा, इधर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, या तो नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग होगा, दोनों नहीं होगा। यहां एक साथ दोनों उपस्थित होते हैं, तो आंसर हमारा यहां पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है, कीटनाशक के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, ये कौन है, ये है डीडीटी। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी ये एक इंसेक्टिसाइड है, ये संश्लेषित रासायनिक यौगिक है ना, संश्लेषित है, सिंथेटिक है ये, ठीक। और ये इंसेक्टिसाइड है, खेतों में इसका इस्तेमाल जो है कीटों को मारने के लिए किया जाता है, फसलों को बचाने के लिए। उसके बाद मस्क्यूटो कंट्रोल, मस्क्यूटो यानी मच्छरों के जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। भाई मलेरिया से बचना है, डीडीटी का छिड़काव कर दो, मच्छर के लार्वे जो है वो मर जाएंगे, ठीक। तो लिख सकते हो यहाँ पर जो मस्क्यूटोज होते हैं, मस्क्यूटो के जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो है डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। लेकिन देखो डीडीटी जो है ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इसका जो है डिसएडवांटेज है इसके यूज का। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, मतलब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका अपघटन सूक्ष्मजीव कर नहीं पाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। साथ में क्या है कि इसका बायो मैग्निफिकेशन देखा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन देखा जाता है, यानी कि जैव आवर्धन देखा जाता है। यानी फूड चैन में जो हम देखते हैं उत्पादक है, शाकाहारी या मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी है, तो जैसे जैसे फूड चैन में आप ऊपर जाओगे ना, बॉडी के अंदर ये जो डीडीटी है ये जमा होता जाता है। उत्पादक में कम जमा होगा, उससे ज्यादा शाकाहारी में जमा होगा, उससे ज्यादा मांसाहारी में, उससे ज्यादा जो शीर्ष मांसाहारी है उसमें, ठीक। तो बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन इसका देखा जाता है। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, मच्छर के नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये संश्लेषित जो है ये रसायन है। ये टीएनटी जो है एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव है टीएनटी। देखो टॉल्यून का फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख सकते हो। अच्छा ये तो आपको पता है कि ये बेंजीन है ना, बेंजीन है C6H6। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, इन सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन, तो किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके आप वहां पर क्या करो, ये मिथाइल ग्रुप लगा दो, ये अपने आप में टोल्यून है ना, टोल्यून। और हम क्या करेंगे, यहां पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे इस प्रकार से, तो अब हो जाएगा ट्राई, क्योंकि 3 नाइट्रो है ना, तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई मतलब 3, नाइट्रो का मतलब नाइट्रो ग्रुप, और टोल्यून टीएनटी, ठीक। टीएनटी ट्राई नाइट्रो टोल्यून, 3 नाइट्रो ग्रुप है ना, तो ट्राई नाइट्रो, और ये अपने आप में टोल्यून है। सी हमारा आंसर।
एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का एक आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। आपको आवेश दिया गया है 2 कूलम, आपको विभवांतर दिया गया है 5 वोल्ट, आपसे कार्य पूछा गया है तो कार्य बराबर होता है Q इंटू में V। ये रिलेशन जो है आपको ध्यान में रखना है। W बराबर हो जाएगा Q 2 और V हो जाएगा 5 यानी कि 10 जूल। 10 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर एक अश्व शक्ति जो है, एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है। 5 किलोग्राम के एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा। तो ये मैंने आपसे कहा था कि अच्छे से ध्यान में रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 किलोग्राम की वस्तु है जिसको 2 मीटर की हाइट तक उठा करके ले करके जाया गया है, तो कितना कार्य जो है किया जाएगा। ये m जो है यहाँ पर दिया गया है कि 2 किलोग्राम है और ये h जो है आपको दिया गया है 2 मीटर है। तो वस्तु के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी या फिर इसको उठा करके यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। सीधा mgh आप लगाएंगे। m का मान जो है 2 है, g का मान बोल रखा है 9.8 लेना है और h जो है यहाँ पर 2 है। ठीक, m का मान 2 नहीं है, m का मान तो 5 है, तो 5 दूनी में 10 हो जाएगा 98 जूल। 98 जूल। यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो त्वरण कितना है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो अंतिम वेग है देखो वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग 5 है और समय जो है 5 है, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डी हमारा आंसर। इस फॉर्मूले पर भी बहुत सवाल पूछा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। पानी का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान डैश है। मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है वाटर का, तो इसमें देख लो हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, संख्या में 2 है, तो 2 U इसका मास हो जाएगा टोटल। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, संख्या में 1 है, तो 16 U, तो 18 U आंसर हो जाएगा। आप D2O का भी याद रखें, इससे हम लोग भारी जल बोलते हैं, है ना। भारी जल है ये ड्यूटेरियम है। इसका द्रव्यमान जो है 2 होता है। देखो संख्या में 2 है और इसका द्रव्यमान 2 होता है, तो 4 U हो जाएगा। और ऑक्सीजन का संख्या में तो 1 है और 1 का एटॉमिक मास जो है मीन्स एटॉमिक मास जो है 16 होता है, तो 16 U हो जाएगा, तो ये 20 U हो जाएगा। तो भारी जल का जो द्रव्यमान है वो 20 होता है और ये जो सामान्य जल होता है, नॉर्मल वाटर जो होता है, उसका 18 U होता है। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 8। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।